क्वेश्चन बताइए। मैंने आपको ये बोला है कि आपके पास, ये मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, ये मैं रब कर देता हूँ। हाँ जी। तो आपके पास क्वेश्चन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गिवन है, दैट इज ए सी इज इक्वल टू के आर स्क्वायर आर टी स्क्वायर, है ना। और इस बॉडी का मास है एम, मास एम है, आर क्या है, रेडियस। और ये बोला है कि ये सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, बेसिकली रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन ले रहा है। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं बोलता क्योंकि उससे टाइम बच जाएगा। मैंने आपको सिचुएशन बता दी, एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रखा है, और आपने क्या निकालना है, पावर निकालना है कि कितनी पावर डिलीवर करी जा रही है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, सर्कुलर मोशन में दो आपके एक्सेलरेशन काम में आते हैं, कौन कौन से? एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मैं दोनों बता देता हूं। एक मान लीजिए आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो कि सेंटर की तरफ होता है, और आपका एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो कि बेसिकली आपके सेंटर से 90 डिग्री पे काम करता है। तो मान लीजिए कि आपका इस तरफ का एक्सेलरेशन है ए सी, और इस तरफ का जो एक्सेलरेशन है ए टी। अब मुझे एक बात बताओ, जब सर्कल में आपकी बॉडी मूव करती है तो वेलोसिटी किस तरफ रहती है, उसकी स्पीड किस तरफ रहती है, इस तरफ, जो आपका टेंजेंट है उस तरफ। तो कहीं ना कहीं हमें यह समझ में आता है जो पावर आएगी वो आपकी टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से आएगी। बट यहां से जो हम यहां से जो हम बेसिकली बाकी चीजें निकालेंगे, जैसे हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जरा अर्श। हाँ जी, आप बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर बाय आर होता है कि नहीं? सेंट्रीपिटल जो आपका फोर्स होता है वो होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। एम हटा दो साथ से, क्या रह जाएगा, एक्सेलरेशन, दैट इज ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये समझ आती है हमें? अब इसकी वैल्यू रख दो तो ये आ जाएगा के स्क्वायर आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। आर को उस तरफ ले जाओ, वी स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। और जो वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, के आर टी, रूट कर देंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ रूट कर देंगे, ये आ गया आपका वी। बोलो ठीक है यहां तक? अब बताओ जरा पावर का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी हर्ष, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू, दैट इज वेलोसिटी, है ना। बट हमें पता है कि यहाँ पे जो अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो फोर्स बताओ। दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पावर में काम करता है? पावर के लिए काम करेगा वो? बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी बेसिकली वेलोसिटी, जैसे अभी बताता हूं, अगर मान लो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और ये है वेलोसिटी, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो इस तरफ एक्ट करता है और वेलोसिटी आपकी इस तरफ एक्ट करती है। थीटा कितना हो गया बीच में, 90 डिग्री। जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व, डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो वो आएगा एफ सी वी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है बोलो? 0। तो इसी वजह से जो आपका बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स कह लो या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह लो, वो, अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूं ना तो ये चीज बनती है, देखो मैं लिख के बताता हूं। आपके डायरेक्ट फॉर्मूले के मुताबिक ये बनना चाहिए कि पावर इज इक्वल टू फोर्स दैट इज टेंजेंशियल प्लस फोर्स सेंट्रीपिटल डॉट वी। बोलो समझ है? अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स का वी की तरफ कितना डॉट प्रोडक्ट है, 90, 90 बना ना कॉस 90। तो जो इसका कंट्रीब्यूशन है पावर की बेसिकली वो कितना हो जाएगा, 0। और जो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा वो आ जाएगा एफ टेंजेंशियल इनटू, दैट इज वेलोसिटी। यहां तक क्लैरिटी? अब बताइए जरा, जो आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या है? हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, सिंपली। सभी लोग सहमत है इससे, है ना। जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो होता है वी स्क्वायर बाय आर, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है डीवी बाई डी टी। अब वेलोसिटी ये रही आपकी, इसको यहां पुट कर दो, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ के आर टी। मैंने ये वाली वैल्यू कहां से पुट करी, यहां से। तो जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बोलो? देखो यहाँ पे के और आर आपके कांस्टेंट की तरह बेसिकली ट्रीट होंगे, और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है, 1। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका आ गया के आर। क्लैरिटी? यहां पे वैल्यू पुट कर दो इस फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला आ जाएगा P इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी। तो P इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू
के आर, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है बोलो? वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाल रखी है, दैट इज के आर टी। तो आपके पास बन जाएगा एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी। नोट कर लीजिए, शाबाश, जल्दी करिए नोट। समझ आ गया? हाँ जी, ठीक है। सर्कुलर मोशन में हमेशा दो एक्सेलरेशन होते हैं, कौन कौन से? एक सेंट्रीपिटल, एक टेंजेंशियल। ठीक है जी। सेंट्रीपिटल का होता है वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला, और जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका सिंपली फॉर्मूला होता है डीवी बाय डी। ओके, हाँ जी बच्चों, क्लैरिटी यहां तक? अब ना आपको मैं फाइल भेज दूंगा, ठीक है, आपके ग्रुप में आ जाएगी। दो क्वेश्चन है, एक है 68, एक है 69। मैं आपको 69 क्वेश्चन कराऊंगा, 68 उससे हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है बच्चों? हाँ जी, जो ऑनलाइन बैठे हैं, 69 प्रॉब्लम आपको मैं करा यस दूंगा, सर। 68 उसी से हो ओके जाएगा। सर। ओके सर। कर लिया? नोट कर लिया? नोट नहीं करना तो फोटो ले लो, फोन है अगर, टाइम बचाने के लिए। चले आगे चले। हाँ जी, ठीक है। क्या नाम था बेटा आपका? शौर्य, रिद्धि। चलिए, अगर हो गया सभी का तो मैं आगे चलूँ। आज हो गया? हाँ जी, चलिए चलिए, नेक्स्ट है। देखिए, क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग unidirectionally on a horizontal plane under the action of constant power supplying energy source. The displacement s and t graph that describes the motion of the particle is। तो इसमें ना उन्होंने ग्राफ पूछा है कि ग्राफ कौन सा है, उससे पहले वो ग्राफ आया कैसे है वो उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपली बताओ अप्रोच। सबसे पहले पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये सभी समझते हैं। पावर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। फर्दर, पावर इज इक्वल टू मास इंटू जो आपके पास एक्सेलरेशन है बच्चों, टेंजेंशियल, वो क्या आ जाएगा? दैट इज डीवी बाय डी, दैट इज इक्वल टू इंटू वेलोसिटी। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, वी डीवी बाय डी ना, वी स्क्वायर नहीं होगा, ये डेरिवेटिव के अंदर है वेलोसिटी, वो बाहर है। ये वाली जो वेलोसिटी है ये सिंपल है, यहां पे वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ये समझते हैं सभी? और इनटू मास इज इक्वल टू पी, सभी सहमत है इस बात से? अब मैं क्या करूंगा, इस dt को ना इस तरफ ले जाऊंगा, तो ये आ जाएगा v dv इज इक्वल टू p बाय m इंटू dt। अब हमने करना क्या है, हमने v का रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास डिफरेंशियल हो, हम करते हैं इंटीग्रेशन। क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके v तक, और टाइम आपका 0 से लेके t तक। अब मुझे एक बात बताइए, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v हो रही है, तो x का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बोलो? पावर में एक ऐड हो जाता है और वही पावर नीचे आ जाती है 1+1। तो यहाँ पे v की पावर 1 है और विद रिस्पेक्ट टू v हो रहा है, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 विद इन द लिमिट 0 टू v, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है dt की, तो जो p बाय m है वो बाहर आ जाएगा। बोलो ठीक, p बाय m आपका बाहर आ जाएगा, और m आपका स्मॉल है तो स्मॉल m रखेंगे। दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t dt। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। dz का इंटीग्रेशन z। dy का इंटीग्रेशन y। ऐसे ही dt का इंटीग्रेशन t। तो आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 विद इन द लिमिट 0 टू v इज इक्वल टू p बाय m। हाँ जी अर्श, इंटीग्रेशन ऑफ dt दैट इज t विद इन द लिमिट 0 टू t। ठीक है जी, अब पुट कर दीजिए लिमिट, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। करिए, आपने इंटीग्रेशन करिए। लिमिट जब भी पुट करते हैं पहले अपर लिमिट एक्सप्रेशन में, फिर माइनस लोअर लिमिट, और डिवाइडेड बाय सॉरी इनटू p बाय m, और यहाँ पे आ जाएगा t। सभी सहमत है यहाँ तक? किसी को दिक्कत परेशानी? बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है यहाँ तक? अब देखिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू p बाय m इंटू टी,
अब आपने करना क्या है, इस 2 को इस तरफ ले आओ और v स्क्वायर आ जाएगा 2pm डिवाइडेड बाय m इंटू टी, और v की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 2p डिवाइडेड बाय m और t टू द पावर 1/2। बोलो यहां तक क्लैरिटी? कोई यहां तक जिसको समझ ना आया हो बताइए। मैंने एंड तक ना मैंने जाना है डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, तो बताइए जरा। अब जरा अगर आप देखें जो वेलोसिटी होती है वो भी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। कितने लोग इस बात से सहमत है, v होता है dx बाई dt? सभी सहमत है इस बात से? तो ये आ जाएगा आपके पास dx बाई dt इज इक्वल टू रूट ऑफ 2p बाई m इंटू टी टू द पावर 1/2। इस d2 को फिर से इस तरफ ले जाओ तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू रूट ऑफ 2p बाई m टी टू द पावर 1/2 इंटू डी टी। दोबारा से इंटीग्रेट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। पता है ना, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करोगे वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास x, है ना, लिमिट्स आपकी x की हैं 0 से लेके x तक, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज x 0 टू x। यहां पे ये पूरा टर्म कांस्टेंट आएगा, क्यों? ये पूरा टर्म कांस्टेंट इस वजह से है आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, तो अंदर सिर्फ टाइम का ही क्या रहेगा, एक्सप्रेशन रहेगा। एक t की पावर 1/2 रहेगा, एक dt रहेगा, और ये लिमिट्स होंगी 0 से t तक। तो बाहर ले जाइए 2p बाई m को और इंटीग्रेशन कर दीजिए t की पावर 1/2 dt की, लिमिट्स रखेंगे 0 टू t। सभी सहमत है? हाँ जी, समझ आया सभी को? चलिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में, हाँ जी हर्ष, अब बताइए नेक्स्ट स्टेप में लिमिट है आपकी x माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये आ जाएगा रूट ऑफ 2p बाई m। हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर में 1 ऐड और वही पावर नीचे, विद इन द लिमिट्स 0 से t। क्लैरिटी? अब x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2p बाई m, और ये आ जाएगा t टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, है ना। और ये 3/2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3 रूट ऑफ 2p डिवाइडेड बाय m और t टू द पावर 3/2। अब ना क्वेश्चन ये था कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या रिलेशन है। अगर आप देखें ये सारे टर्म्स क्या है बच्चों, कांस्टेंट है ना। अगर मैं पावर कांस्टेंट कर दूं, मास कांस्टेंट कर दूं, 2 3 तो कांस्टेंट ही है। तो जो आपका x है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2। तो जो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, देखिए क्लैरिटी। तो 4 ग्राफ दे रखे थे, ये ग्राफ आएगा ये वाला, ये बी ऑप्शन है। आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका लिख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर है दैट इज 69। क्वेश्चन नंबर आपका 69। बेसिकली आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे लीनियर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आया तो आपका स्ट्रेट लाइन आता, अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आया तो जैसा ग्राफ था वैसे ही आता है, क्वाड्रेटिक पैराबोला। अगर x, ये अलग से लिख देता हूं, है ना, कहां लिखा दूसरा, हाँ, अगर आपके पास जैसे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t आए तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और अगर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आए तो इसका ग्राफ ऐसे होता है। समझ आए? तो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा कि ग्राफ कैसे होता है। तो यहाँ 3/2 आया तो लगभग क्वाड्रेटिक जैसा ग्राफ होता है ये वाला। मैं बाकी ग्राफ बता देता हूँ, बाकी कौन कौन से ग्राफ हैं देखो। अब मैं पूछता हूँ हरनीत से पूछता हूँ, हरनीत ये कौन सा है बताओ। स्ट्रेट लाइन है तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ये नहीं है क्योंकि रिजल्ट तो हमारा क्या है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2। यह है ना, देखो रिलेशन हमारा, रिजल्ट ये आया। तो ये ग्राफ नहीं हो सकता। एक ये ग्राफ है, बताओ ये हो सकता है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ये है, अब बताओ जरा, ये बताओ किसका ग्राफ होता है, ये नहीं ना मैं अभी बताया। तो याद रखिए ये है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t, जो ऐसे बेसिकली स्लोप जिसका कम होता जाए, ये है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 1/2। जो 3/2 है उसका ग्राफ ये रहा, ठीक है। तो या ना ये ना ये ना ये, क्लैरिटी? हाँ जी ठीक है रिद्धि, कोई दिक्कत? नोट कर लो, शाबाश, नोट कर लो। दिख रहा है? ये फ्लेक्सिबिलिटी है पेंट में बहुत।
ठीक है जी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लो है, ठीक है, जल्दी करिए, शाबाश। जल्दी करिए, शाबाश। हाँ जी बच्चे जो ऑनलाइन बैठे हैं, समझ आ रहा है कुछ? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नीचे कर दो। कुछ ग्राफ्स हैं जो आपको आने चाहिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, स्क्वायर रूट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर, ये सारे ग्राफ आपको आने चाहिए। मेन क्यूब रूट, क्यूब, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, ठीक है? नहीं है तो बता देता हूं मैं, सारे बता दो दिए वैसे सारे, ठीक है? प्लॉट बहुत जानकारी देते हैं। हाँ जी हर्ष, मेरा क्वेश्चन आपसे है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ये रिलेशन निकाल लिया ना पावर कांस्टेंट का, देखो जरा ये वाला जो रिलेशन निकाला, जो 68 क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, उसमें आपको पावर दे रखी है, उसमें आपको टाइम दे रखा है, उसमें आपको मास दे रखा है, उन्होंने डिस्टेंस पूछा है। लिख लो, मास 2 kg 68 में, इसी यही रिजल्ट लगेगा पूरा, ठीक है? मास 2 kg, उसके बाद पावर 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, 1 वॉट भी बोल देते हैं उसे, पावर आपकी 1 जूल पर सेकेंड है, टाइम आपका 9 सेकेंड्स है, तो डिस्टेंस निकाल दो, शाबाश। सब कुछ तो दे रखा है, पी पुट कर दो, एम पुट कर दो, टाइम पुट कर दो। टाइम 9 सेकेंड्स, ये वाले में, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। तो मैं बता देता हूं, आपको मास दे रखा है दैट इज 2 kg, आपको पावर दे रखी है 1 वॉट, आपको बेसिकली टाइम दे रखा है 9 सेकेंड्स। तो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट पूछी थी, डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं इसमें वैल्यू पुट करके, कैलकुलेशन कर लीजिए, कर लेंगे, कर लेंगे। हाँ जी, अरे रुक जा, पास आके ले ले, ठीक है? क्लैरिटी, पास आके ले लेनी है। हाँ जी, यहाँ तक क्लैरिटी, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर है 72, इसके बाद क्लास है तुम लोगों की? कितने बजे? 3 बजे। वो वैसे तो नहीं बीच में कोई क्लास, 1 सवा 1 तक कोई दिक्कत नहीं है, बस ठीक है। रिद्धि जाना तो नहीं है? ठीक है, मैम की क्लास तो नहीं, चलेगी आगे चले। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है इसमें, हाँ जी 71 क्वेश्चन सेम है, हम क्वेश्चन करेंगे 72। मैं आपको फाइल भेज दूंगा, थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 72, ये PYQ है आपके जेई के, ठीक है? क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। अ विंड पावर्ड जनरेटर कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तो पता है आपको कि जो वो होते हैं आपके बड़े बड़े पंखे होते हैं ना, वो विंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना? एज्यूम दैट द जनरेटर कन्वर्ट्स अ फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ विंड एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय इट्स ब्लेड्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर विंड स्पीड v। अब जैसे स्टेटमेंट में बोला है कि फॉर विंड स्पीड v, तो आपका v फिक्स्ड, v क्या है? फिक्स्ड। द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट विल बी मोस्ट लाइकली प्रोपोर्शनल टू, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कि जो आपका बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर है वो v के v टू द पावर 4, सेकंड है b v टू द पावर 2, थर्ड है दैट इज c v टू द पावर 3, और d है आपका v। इन पावर इन चारों में से किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस केस में, ठीक है जी? यहां तक क्लैरिटी। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे ये क्वेश्चन है 70, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। हाँ जी, न्यूटन सेकंड लॉ बताना जरा क्या था, पूरा पूरा, F इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। तो इसमें उन्होंने बोला है फॉर अ फिक्स v, तो वेलोसिटी क्या होगी?
वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई देन चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम टेकन विल बी 0 एंड एफ विल बी वी डी एम बाय डी टी। सभी सहमत है इस बात से? कोई दिक्कत परेशानी किसी को पूछ सकते हैं? हाँ जी। अब ना विंड के लिए हम काम करेंगे। सबसे पहले एफ इज इक्वल टू वी। हाँ जी शौर्य, मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये पता ना कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सभी सहमत है इस बात से? हाँ जी रिद्धि, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे वी वॉल्यूम है, देखो ये जो मेरा वॉल्यूम है ना वो कैपिटल वी है और जो वेलोसिटी है वो स्मॉल वी है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सभी सहमत है? हाँ जी अर्श, डेंसिटी तो एयर की चेंज नहीं हो रही, तो हमने क्या करा, वेलोसिटी भी बाहर रख ली और जो आपकी डेंसिटी है वो भी बाहर रख ली। अंदर चेंज किसका है बोलो? चेंज है वॉल्यूम का। अब जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इंटू लेंथ। ये सभी समझते हैं इस फॉर्मूले को? अगर मैं एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वॉल्यूम आ जाता। नहीं समझ आता ये? समझाऊं? जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आपके पास ना एक क्यूब है। हाँ जी रिद्धि, मुझे एक बात बताओ, क्यूब के चलो क्यूब छोड़ो, रेक्टेंगल समझ लो। ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ और ये है हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला बताना, L इंटू बी इंटू एच। सभी समझते हैं? अगर मैं सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेड्थ देखूं, शौर्य क्या बनाइए? एरिया बना कौन सा? फ्लोर का। तो देखो इसको लिख लो A और इसको लिख लो H। तो क्या लिख नहीं सकता मैं? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। बोलो, और ये लेंथ ऊंचाई वाली लेंथ। सभी सहमत है इस बात से? हाँ जी अर्श, क्लैरिटी? एक और एग्जांपल लो, अगर ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है। देखो ये सिलेंडर है, सिलेंडर है ना ये वाला सिलेंडर का ये वाला एरिया बताना क्या होता है? जो सिर्फ फेस का एरिया बताना, पाई आर स्क्वायर, है ना? ये हो गया एरिया। और आप क्या करते हो? एच से मल्टीप्लाई करते हो। तो एच छोटे छोटे बहुत सारे पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, इनको जोड़ के क्या बन जाता है? एच तक इसको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम हो गया। तो बेसिकली वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। लेंथ हाइट कह सकते हो आप, किसी भी तरह की लेंथ कह सकते हो। एक एरिया निकालो, उसको किसी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ। सभी सहमत है? चलिए, तो यहाँ पे वॉल्यूम मैंने पुट कर दिया, दैट इज एरिया इंटू लेंथ। तो आपके पास बेसिकली एफ आ जाएगा, वो आ जाएगा दैट इज वी इंटू डेंसिटी इंटू ये जो वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह मैंने क्या रख दिया? दैट इज एरिया इंटू लेंथ। सभी सहमत है ना? अब मैं क्या करूंगा देखिए, हाँ जी अब एक और चीज है आपके पास। हाँ जी हरलीन, थोड़ी सी बात करते हैं हम। अब मुझे एक बात बताइए कि जो आपके बेसिकली वो हैं, जो पंखे हैं, फैन, उसका एरिया कांस्टेंट होगा? वो तो बदल नहीं सकते। जैसे ये फैन है, ये जितनी एयर को नीचे फेंकेगा वो एरिया कांस्टेंट है। ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे मान लो इसका एरिया निकालो तो इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, उससे ज्यादा एयर वो नीचे नहीं फेंक सकता। चेंज किस में आएगा? लेंथ में। ये सभी समझ रहे हैं इस बात को कि जितना आपका जो फैन के पंखे हैं वो कवर कर सकते हैं एरिया, वो कांस्टेंट है, लेंथ बदल सकती है, ज्यादा हवा कम हो। क्लैरिटी? तो हमने क्या करा, इसमें एरिया को भी बाहर ले गए तो आ जाएगा वी रो एरिया डी एल बाई डी टी। हाँ जी अब मेरा क्वेश्चन है शौर्य से, शौर्य लेंथ एक तरह का डिस्टेंस है, लेंथ एक तरह का डिस्टेंस है और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन क्या होता है? हाँ जी अर्श, वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू वी रो एरिया इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या बन जाएगी? दैट इज रो ए इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तक क्लैरिटी? ये वाला स्टेप कि एरिया, एरिया कैसे निकाला बाहर वो समझ आ गया। ये जो लेंथ है दैट इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी और एक बाहर वाली वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर बन जाएगा। हाँ जी रिद्धि, पावर का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स एंड वेलोसिटी के टर्म्स में? फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये समझते हैं? फोर्स क्या है आपका? रो ए वी स्क्वायर और एक वेलोसिटी और, तो पावर क्या आ जाएगी? दैट इज रो ए वी क्यू। तो पावर का प्रोपोर्शनैलिटी किस पे आया?
v की पावर 3। हाँ जी श्योर है, ठीक है, क्लैरिटी। तो हमने क्या करा, पहले फोर्स का फॉर्मूला लगाया v dm/dt। ये हम कैसे लगा पाए, क्योंकि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी। m को हमने लिख लिया वेलोसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी बाहर रख ली, वॉल्यूम को लिख लिया एरिया इनटू लेंथ। एरिया कांस्टेंट था, जो आपके पंखे हैं उसका एरिया कांस्टेंट रहेगा जहां तक वो घूमेंगे। तो हमारी सिर्फ अंदर क्या रहेगी डिफरेंशिएशन में, लेंथ। लेंथ एक तरह का डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज योर वेलोसिटी। तो वहां पे आ जाएगा आपके पास रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर, ये आया एफ। और एफ को जब दोबारा आपने पावर बनाने के लिए मल्टीप्लाई वी से करा तो वी की पावर 3 हो जाएगी। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यू। सभी सहमत है, ठीक है जी। एंड में पूरी फोटो बन जाएगी, वो उसकी फोटो लेना, काफी सारा लिखा हुआ आ जाएगा एक, रब नहीं मैं करूंगा कुछ। हाँ जी ठीक है बच्चों, क्लैरिटी। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, लिखिए क्वेश्चन नंबर। अब कोलिजन्स पे करेंगे, बेसिकली पावर वाले क्वेश्चन ऐसे से आएंगे, आपको कोलिजन पे क्वेश्चन करेंगे। लिखिए कोलिजन्स। हाँ जी अर्श, कितने तरह के कोलिजन होते हैं? 3, कौन कौन से? इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है जी। ई पता है आपको क्या होता है? ई क्या बोलते हैं इसे? नहीं नहीं, नाम क्या है? रेस्टिट्यूशन है ना। और ये होता क्या है एक्चुअली? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से वो दूर जा रहा है और कितने रिलेटिव वेलोसिटी से पास आ रहा है, इन दोनों का रेशियो। समझ आता तुमको? ये आता है ना थोड़ा बहुत। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ये समझते हैं ना। और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए दैट इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं हम यूज करते रहेंगे। चलें जरा करें स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, अ बैग ऑफ सैंड, है ना। मैं डायरेक्टली, ये क्वेश्चन नंबर है 74। अ बैग ऑफ सैंड ऑफ मास 10 kg, मास ऑफ बैग है आपके पास 10 kg, 10 kg is suspended by a rope, a bullet of mass, a bullet of mass। तो ये बैग के लिए हो गया। बुलेट के लिए क्या लिखें? कैपिटल एम लिख लेते हैं ना इसके लिए। बैग के लिए कैपिटल एम लिख लेते हैं, फिर आप बी से कंफ्यूज हो जाए। जो आपके बैग का मास है वो कुछ ना ऐसा सिचुएशन है, जैसे ये बेसिकली आपकी बैग है, बैग को हमने क्या रखा है, सस्पेंड कर रखा है। बुलेट आएगी, इसमें टकराएगी और बैग थोड़ा सा मूव करेगा, आपको करेगा भी, और जो बुलेट है उसमें कैप्चर हो जाएगी ना। जैसे सैंड बैग है बहुत बड़ा, उसमें हमने क्या बुलेट फायर कर दी, और जो बुलेट जाएगी उसमें बेसिकली जाके स्टक हो जाएगी, और जो आपका बैग है थोड़ा सा मूव करेगा। ठीक है, तो आपके पास जो बैग का मास है वो 10 kg है, जो बुलेट का मास है वो है 200 ग्राम्स। हाँ जी शौर्य, कितना बनेगा 200 ग्राम का? दैट इज 0.2 kg। क्लैरिटी यहां तक? अगली बात कि, और जो बुलेट की स्पीड है वो दे रखी है v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। गेट्स एम्बेडेड इन इट, द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी। काइनेटिक एनर्जी का लॉस बताइए कितना है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, शाबाश करिए, शाबाश। हाँ जी। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब हमने बुलेट उसमें फायर करी, तो जो भी उसका मोशन हुआ एक्सटर्नल फोर्स से दूर है ना। एक बार आपने बुलेट छोड़ दी तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है वहां पे? 0। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाँ जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? जो मोमेंटम होता है इनिशियली दैट इज मोमेंटम फाइनली। क्लैरिटी? हाँ जी अर्श बताओ जरा, पहले मोमेंटम क्या था, बोलो। अच्छा, पहले तो जो बैग था वो रेस्ट पे था, उसका मोमेंटम कुछ था ही नहीं, सारा मोमेंटम किसका था? बुलेट का। तो बुलेट का मास 0.2 इंटू उसकी स्पीड, ठीक है जी। और फाइनली जो बुलेट है वो स्टक हो गई और वो रेस्ट पे आ गई, और कौन हिलेगा? बैग। तो बैग का मोमेंटम क्या आ जाएगा? इसका मास है 10 kg और इसकी वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, v। कर लो जरा, कैलकुलेट करो शाबाश। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, और जो आपके बैग की क्या आ गई? 0.2 मीटर पर सेकेंड। सभी सहमत हैं बच्चों इस बात से?
हाँ जी रिद्धि, समझ आता है बेटा? हाँ जी, अब मेरा क्वेश्चन है शौर्य से। शौर्य, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी बोल? इनिशियली हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर किसकी वजह से? बुलेट की वजह से, तो वो आ जाएगा हाफ, तो इसे 1 लिख लो, हाफ मास ऑफ बुलेट कितना था? 0.2, और वेलोसिटी कितनी है? 10 का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी शौर्य? फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी किसकी वजह से? बैक की वजह से, क्योंकि बुलेट तो रुक गई है। वेलोसिटी किसकी होगी? बुलेट की, वो अभी हम निकाल के बैठे हैं यहाँ पे, निकालिए ना, तो लगाइए उस पे, हाफ इंटू मास किसका? बैक का, इंटू वेलोसिटी किसकी? बैक की, 0.2 का स्क्वायर। और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी डेल्टा के ई, वो आ जाएगा के ई 2 माइनस के ई 1। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो जरा कैलकुलेट करके, और जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दैट इज 9.8 जाओ। हो जाएगा ना हरलीन? हाँ जी अर्श, शौर्य, हो जाएगा? लास्ट में आपका नाम बेटा क्या है? हर्ष। हर्ष, रिद्धि, हो जाएगा ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बच्चों जो ऑनलाइन बैठे हैं, कुछ समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। यस अब सर। नेक्स्ट है आपके पास, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 75। क्वेश्चन है 75, और सुनिए जरा क्या है क्वेश्चन। मैं सिचुएशन बना देता हूं। 2 बिलियर्ड बॉल ऑफ मास, दोनों का मास सेम है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू, दोनों का मास है 0.05 kg, ईच मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, विद 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड एंड रीबाउंड, आपस में टकराएंगी। सबसे पहले ये दो बॉल्स हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड से, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से, इनमें कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद ये क्या है? वापस चली जा रही, रीबाउंड, ठीक है जी, वहां से रिपेल कह लो या ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से जाने लगी कोलाइड करने के बाद, ये आफ्टर कोलिजन का सिनेरियो है। गेट्स, हाँ, collide and rebound with the same speed if the time duration in contact, आपको टाइम दे रखा है डेल्टा टी, टाइम ड्यूरेशन जो कॉन्टैक्ट का जितनी देर के लिए कोलिजन हुआ वो दे रखा है, दैट इज 0.05 सेकेंड्स, देन व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल ड्यू टू ईच अदर, जो शॉर्ट टाइम के लिए आपका कोलिजन हुआ उसका आपने फोर्स निकाली शाबाश, एफ, एफ कैलकुलेट करी शाबाश। हाँ जी रिद्धि, बेटा मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ, जब किसी सरफेस से कोई बॉल टकरा के वापस आती है, मोमेंट, चेंज इन मोमेंटम कितना होता है? पता ही नहीं? पता? चलो थोड़ा देखते हैं। हाँ जी दीपक, ये बेटा एक बॉल है, बॉल आई है ना, और ये v वेलोसिटी के साथ है, m इसका मास है। तो पहले देखो, जो आपका मोमेंटम है फर्स्ट p1 वो mv है इस डायरेक्शन में, और मान लो कि यहाँ पे बाउंस करने के बाद वो सेम स्पीड से जा रही है वापस, और बाद वाला मोमेंटम क्या होगा बोलो? p2, सेम ही, मास इनटू वेलोसिटी, बट माइनस साइन लगाऊंगा, क्यों? क्यों लगाऊंगा? क्योंकि डायरेक्शन बदल गई ना डायरेक्शन। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूं तो क्या आएगा दीपक? हमें पता है चेंज इन मोमेंटम होता है p2 माइनस p1, ये समझते हैं? तो ये आ जाएगा -mv है ना, देखो आगे रिजल्ट बड़ा सही। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से जाती हैं तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? 2 टाइम्स मास इंटू वेलोसिटी, ये समझते हैं सारे? बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा, लगा दो शाबाश। पहले तो चेंज इन मोमेंटम निकालिए, तो इसमें चेंज इन मोमेंटम क्या है? चेंज इन मोमेंटम 2 टाइम्स mv
तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, यहाँ पे मॉड लगेगा, मॉड मतलब साइंस नहीं ले रहे हम, सिर्फ क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड वैल्यू। तो 2 इंटू, हाँ जी, मास कितना है अर्श? 0.05 इंटू स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया बच्चों आपके पास? हाँ जी, कितना आ जाएगा दीपक, सॉरी श्योर, कितना आ जाएगा बताओ, शाबाश। चेंज इन मोमेंटम मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, 1 आ जाएगा ये, 1 kg मीटर पर सेकेंड, यही होता है। अब आपने बहुत अच्छा एक फॉर्मूला पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार, F इज इक्वल टू dp बाई dt, क्या उसे मैं डेल्टा p बाई डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ, है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें? तो जो आपका फोर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बोलो, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, कितना है 0.005, और फोर्स जो आपका आ जाएगा कैलकुलेट करके, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 200 न्यूटन। बेटा न्यूटन्स नहीं लिखते, न्यूटन ही लिखते, ठीक है? यूनिट्स में एस नहीं लगाता, यूनिट्स में एस नहीं लगाता। बाकी लोग कहाँ हैं? हाँ जी, ऑनलाइन जो बैठे हैं, समझ आया बच्चों? Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. ये गुरताज बैठे हैं ऑनलाइन, हाँ जी सर। ओके। सारादीप कहाँ है यार? Yes, sir. तो सारादीप हो कि गुरताज है? अच्छा, दोनों एक ही साथ बैठे हैं, ठीक है जी, ठीक है, चलिए कोई ना, ओके। एक ना क्वेश्चन तुम लोगों को सर ने करा रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 76 है, इसमें वो लॉज ऑफ मोशन की आपकी बेसिकली असाइनमेंट में है, आपको याद भी होगा। उसमें ना एक मास है वो एक्सप्लोड करता है और 1:1:2 में टूटता है, या करा हुआ है ना क्वेश्चन? ये क्वेश्चन भी प्रोबेबल है, ये आपकी बेसिकली बुकलेट में है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आ रखा है, तो उसको भी अच्छे से तैयार करके आइएगा। कि करा दूं? करा हुआ आता है 1 हाँ जी 3 3 में है, ये बुकलेट में है, सर ने कहा, मैंने कराया इनको। क्या करा दूं? चलो, तुम लोग तो ऐसे ही बोलोगे यार। क्वेश्चन है कि अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम उसका टोटल मास है, टोटल मास है ना, एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस इन द रेशो ऑफ, 3 पीसेस में टूट गया 1:1:2, ठीक है जी? 1:1:2 मतलब एक मास एम, दूसरा मास एम, तीसरा मास 2 टाइम्स एम, ठीक है जी? एक मास एम, 3 इससे हो गए ना, एक एम, दूसरा एम, और तीसरा 2 टाइम्स एम। समझते हैं इस बात को कि अगर 1:1:2 हो, इसका मतलब है एक हिस्सा एम, दूसरा हिस्सा एम, और तीसरा हिस्सा 2m। समझते हैं सभी? हाँ जी, श्योर। इसके बाद 2 स्मॉलर पीसेस फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जो 2 पीस हैं, एक तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है? जो एम, एक एम इधर गया, एक एम इधर गया, कोई दिक्कत? हाँ जी, क्लैरिटी? तीसरा बोला उन्होंने कि फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड। इस तरफ की जो वेलोसिटी है इसकी, ये है 30 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर की वेलोसिटी क्या है 40 मीटर पर सेकेंड। यहां तक क्लैरिटी? किसी को कोई दिक्कत? उन्होंने पूछा है कि द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस विल बी, तीसरे पीस की वेलोसिटी बताइए। तो बताइए कैसे निकालें? जो तीसरा पीस है पता भी नहीं किस तरफ गया, है ना? और तीसरे पीस का मास बताना जरा कितना? 2m तो हो गए, एक 2m आ जाएगा, और इसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, ठीक है जी? कोई बात नहीं, मुझे एक बात बताओ कि ये मास पहले ऐसे पड़ा था m, और ये एक्सप्लोड हुआ, तो बताइए मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन क्या था बोलो? इनिशियल मोमेंटम 0। फाइनल बता सकते हैं श्योर? फाइनल मोमेंटम क्या आएगा बोलो? फाइनल मोमेंटम है कि इसकी वेलोसिटी इनटू इसकी वेलोसिटी। बोलो, देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अगर एक गड़बड़ है कुछ, हाँ ठीक है, ठीक। हाँ जी अर्श, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो, इस मास के लिए लिख सकता हूं मैं मास इनटू वेलोसिटी इसकी 30 i कैप। बोलो
कितने लोग सहमत हैं इस बात से? मास इंटू 30 आई कैप, मास तो m है, 30 स्पीड है, और आई कैप ये बता रहा है x डायरेक्शन में, प्लस दूसरे मास के लिए जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके लिए लिखूंगा मास इंटू 40